हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। ठीक है, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। यानी कि सीधी सी बात है, जब तक आपका गोल अचीव नहीं किया हुआ तब तक आप रुको मत। ठीक है, तब तक आपको थकने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हम थक के जब बैठ जाते हैं तब हम आलस से कर जाते हैं। ओके, आप सोचते हैं कि पुराने ज़माने में इतनी दूर लोग चल के जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी जैसे दो देशों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में फाइट होती थी, तो कितनी कितनी दूर तक उनके सैनिक पैदल चलते जाते थे। तो उनको क्या मोटिवेशन मिलता था, फिर वो वॉर कितने लंबे चलते थे, है ना। तो उनको यही था कि जब तक उनको अचीव नहीं कर लिया गोल, तब तक उनको रुकना नहीं है ना। तो यही चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते। अब हमारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई राजा का प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स की बात हम इतनी सुनते नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको ये देखना है कि भाई, अगर आप आलस से कर जाते हो तो आप तब तक रुको ही मत जब तक अपने अपने डेली टारगेट अगर 2 चैप्टर का सेट करा, तो ये मतलब थोड़ी कि आपने 1 घंटे में बैठ के ही 2 चैप्टर करने हैं। लेकिन पूरे दिन में आपने आज के दिन में 2 चैप्टर करने हैं और वो अपने टारगेट सेट किया हुआ है, तो आप करो। इन बिटवीन ब्रेक लो, ठीक है, आराम से मूड फ्रेश करो और फिर दोबारा अपना काम करने लग जाओ। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, एडिटोरियल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है शीतल मैम ने। ठीक है, मैं आपको इसका बेसिक जिस्ट बता देती हूँ कि हुआ क्या है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो 4% मुस्लिम कोटा है उसको वो अब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ये माइनॉरिटी को जो कोटा दिया जा रहा है उसको अब रिमूव कर देंगे। इसकी बजाय वो क्या करेंगे, वहाँ की कोई लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वोकलिगा और वीर शिवा लिंग्यात, ठीक है, ये 2 कम्युनिटीज़ हैं। इन दोनों को उनने 2% ईच, ठीक है, रिजर्वेशन देना है, ये उनने प्रपोज करा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप किसी से कोई चीज़ ले लोगे तो वो कम्युनिटी खुश तो नहीं होएगी। ठीक है, और ये कहा जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो इन्होंने 4% रिमूव करा, ये इसलिए रिमूव करा कि वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको ये खुश कर पाए, वू कर पाए। ठीक है, उसको वू करने के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में कि देखो हम आपके हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ करी, उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी। और वोकलिग और वीर शैवा जो है, ये भी दोनों कम्युनिटीज़ हो सकता है ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा संख्या में हो। ठीक है, तो इनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिए इस 2-2% दे के उन्होंने, है ना। और आप देखेंगे कि रिजर्वेशन के साथ में कभी भी छेड़छाड़ जब की जाती है, अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है, वो 5 साल तक उस चीज़ को नहीं छेड़ेगी, लेकिन 4 साल तक, लेकिन जैसे ही 5वें साल इलेक्शन वाला ईयर होगा, उस टाइम पे वो रिजर्वेशन को छेड़ेगी, उसके साथ हाथ लगाएगी, बढ़ाएगी, घटाएगी, इसको देना उसको नहीं देना। यूजुअली नहीं देना वाली चीज़ तो कम ही होती है, ऐड ऑन किए जाते हैं कि इनको भी दे देते हैं, इनको भी दे देते हैं, इनको भी दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, इलेक्शंस, मेन मोटिव इलेक्शंस। ठीक है, और ये चीज़ अब पब्लिक भी समझती है ये चीज़, बट स्टिल हम लोग खुश हैं कि हमें मिल रहा है या किसी से ले लिया गया है, इस चीज़ में हम खुश हैं। देखो उनकी मेंटालिटी देखो कि हम अगर उनसे 4% ले लेंगे, मुस्लिम से 4% ले लेंगे, तो हिंदू कम्युनिटी हमारे साथ हो जाएगी। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी में है। आप खुद तो आगे बढ़े नहीं, दूसरा कोई बढ़ रहा था उसको आपने हटा दिया रास्ते से, तो ये तो कोई आगे ग्रोथ का तरीका नहीं होता। क्या हम लोगों की ऐसी मेंटालिटी कि उनसे 4% ले लो, हम आपको वोट दे देंगे, ये हमारी मेंटालिटी है। लेकिन पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि ये हमारी मेंटालिटी है। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ है कि देखो, फिर इन्होंने रिजर्वेशन का बताया कि जिस टाइम पे जिस टाइम पे रिजर्वेशन दिया गया था 1995 में, उस टाइम पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इसका अपोज करा था और उसने उसको सिर्फ
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को खुश करने का एक तरीका बताया था कि उनको भी आपने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी या बड़ा अच्छा काम किया, ये चीज़ नहीं कही थी। उन्होंने बस ये कहा था कि आप उनको ललचा रहे हैं, उनको खुश करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर सारा ऐतिहासिक ताना बाना जो उन्होंने बताया, और अब इसका क्या स्टैंस है, ये जो 4% मुस्लिम कोटा हटाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो खुश नहीं होगी, चाहे वो अगर कम तादाद में भी होगी, पर वो खुश तो नहीं होगी ना। और इलेक्शन के इतने पास आके इस तरीके की चीज़ों से छेड़छाड़ करना, ये बड़े जनाक्रोश को भी पैदा कर सकता है, क्योंकि आप किसी कम्युनिटी को से कोई दी हुई चीज़ वापस ले रहे हैं तो उनको ये लग सकता है कि आप लोग हमें अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते, या आप लोग हमें अपना हिस्सा नहीं मानते, राइट। और फिर इसके बाद उन्होंने जिक्र करा कि जो SC कोटा है 17%, ठीक है, उसको भी ये फर्दर डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल कैटेगरीज में, ठीक है। अभी SC के अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज़ आती होंगी, ठीक है, बहुत सारे, अगर सपोज करो 25 कम्युनिटीज़ आती हैं, तो उन 25 के लिए 17% ओपन है। वे डिवाइड नहीं किया हुआ कि ये 25 में किस तरीके से बांटा जाएगा, लेकिन अब उनने बात करी है कि इसको फर्दर हम 25 के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग संख्या होगी, ठीक है, तो उनके अंदर हम इसको सब डिवाइड करेंगे कैटेगरी वाइज, यानी कि किसी को 1% दे दिया, किसी को 0.2% दे दिया, इस तरीके से आगे फर्दर सब डिवाइड होएगा। यानी कि अब आप देखेंगे, अगर हमारे जॉब कोटाज आ रहे हैं, जॉब्स की वैकेंसीज आ रही हैं, तो अब ये चाहते हैं कि उसमें जो SC वाला है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाए कि कितनी % सीट या कितनी सीट्स किस कम्युनिटी के लिए एलोकेटेड हैं, ओके। तो आप ये समझिए कि जो मेन कोटा है उसमें जिस तरीके से सीट्स SC ST OBC में डिवाइड कर दी गई हैं कि इतनी सीट्स इनके लिए हैं, OBC के लिए इतनी सीट्स, SC के लिए इतनी सीट्स, ST के लिए, अब उसी तरीके से उन्होंने जाहिर करी है बात कि SC के अंदर भी हम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इससे SC कम्युनिटी तो खुश नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब आप फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि कोई एक, जैसे अगर 12 कम्युनिटीज़ हैं, 15 कम्युनिटीज़ हैं, उनमें से हो सकता है कि कोई कम्युनिटी है जो बहुत, जिसके बच्चे ज़्यादा, जिसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनको कोटा जो है वो कम मिला है, तो अब उस हिसाब से अगर उनको एक सीट मिली है और उनके 20-25 हज़ार कैंडिडेट्स हैं, तो आप सोचिए कि कैसे जॉब फाइट कितना टफ हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ उनने कही है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। What can be inferred from the Karnataka government's decision to scrap the 4% Muslim quota within the OBC category and allocate 2% each to the Vokalika and Veerashaiva Lingayat communities? बोल रहे हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट का जो फैसला है कि 4% OBC कैटेगरी के अंदर आता है 4% मुस्लिम कोटा, तो वो कह रहे हैं कि जो 4% मुस्लिम कोटा हटाने की बात करी है OBC कैटेगरी के अंदर, और 2% वोकलिगा और वीर शैवा लिंगायत को देने की बात करी है, ये किस तरीके का है, मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो इससे सीधी सी बात हम यही समझ सकते हैं कि वो मेजॉरिटी को खुश करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, है ना, कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं। और मेन पर्पस इसका क्या है? इलेक्शंस। देखते हैं। The government wants to promote equality among all communities, की सभी समुदायों के बीच में इक्वालिटी चाहते हैं, इसलिए ये फैसला किया गया। देखो, आपने उनका 4% ले लिया, उससे इक्वालिटी तो कहीं नहीं हुई, है ना। इक्वालिटी करने के लिए ही उनको 4% कोटा दिया गया था। The government believes that Muslim community is already well represented, यानी कि उनका ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अब अच्छा है, यानी कि जो अच्छी पोस्ट है या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, या फिर उनकी जो पार्लियामेंट में या और किसी स्टेज पे रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी क्वांटिटी में है, तो अब उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। The government aims to gain electoral support from the majority by appearing to discriminate against a minority group, कि गवर्नमेंट जो है इलेक्टोरल यानी कि इलेक्शन कैंपेन के तहत में ये सपोर्ट, इलेक्टोरल सपोर्ट चाहती है मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि उनके सारे के सारे वोट्स हमें आ जाएं, और इसका उन्होंने जरिया क्या निकाला कि माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना,
ठीक है, और बिल्कुल सही बात है ये। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी चिंता का विषय है उनको एड्रेस करने की, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वो और कोटा डिमांड कर रहे हो, आपने कोटा ही खत्म कर दिया है ना, तो इससे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is BJP's stance on the introduction of reservation for Muslims in 1995? 1995 में जब रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए लागू किया गया था, तब बीजेपी का क्या नजरिया था उनके, उसके ऊपर बीजेपी का क्या कहना था? तो बीजेपी का सिंपल यही कहना था कि आप जो है ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, आप उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, इलेक्शन का पर्पस है, एजेंडा है, और कुछ नहीं है। हमने देखा है साल दर साल जब इनिशियल जो SC/ST कोटा था वो 50% नहीं था, और अब धीरे 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 करके साल दर साल जब इलेक्शंस आते हैं तब कांग्रेस का सबसे मुख्य हथियार क्या होता है? रिजर्वेशन। उनका जब भी इलेक्शन आता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर प्रचार कर रहे होते हैं, रिजर्वेशन, और काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य ये था कि हम आपको इतना % रिजर्वेशन दे देंगे, राइट। तो उसको एक उनने इलेक्शन का हथियार के तौर पे यूज़ किया गया कि हम अगर रिजर्वेशन देंगे तो लोग हमें वोट देंगे, और बेसिकली उसमें उनका ये कोई मतलब नहीं था कि ये सोसाइटी अपलिफ्ट हो, या ये सोसाइटी ये कम्युनिटी जो है उसका अच्छा बेटरमेंट हो, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, और क्योंकि उनका बेसिक, क्योंकि अगर आपने यही चीज़ करनी होती तो आप इलेक्शन से पहले भी कर सकते हैं, ये सिर्फ उसी साल में क्यों आपने इस बात का जिक्र करना है जिस साल में इलेक्शंस होने हैं, है ना। तो बीजेपी ने सीधी सी बात ये कही थी कि ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने का तरीका है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनका कोई भला नहीं चाहते, आप उनके कोई रिप्रेजेंटेशन के इतने फिक्रमंद नहीं है, आप बस उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके वोट्स आपको मिल सके। They believe it was necessary step to ensure equal representation, कि उनका ये मानना था कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है उसके लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। They see it as an instance of minority appeasement, बिल्कुल सही, कि वो इसको बस एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज को खुश करने का जरिया या तरीका मानते हैं, और कुछ नहीं। They think it was a well thought out policy to promote social harmony, कि उनका ये मानना था कि बहुत ही अच्छे तरीके से विचार की हुई, सोची समझी हुई पॉलिसी है, जिससे कि पॉलिटिकल सोशल हार्मनी जो है, यानी कि सामाजिक एकता जो है वो बढ़ेगी। बल्कि आप एक कम्युनिटी से के कुछ अधिकार लेके दूसरे को दे देंगे तो उससे सोशल हार्मनी नहीं बनेगी, डिस्ट्रेस ज़रूर पैदा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा। They argue that it was based on social recommendations from the Karnataka State Backward Class Commission. बोल रहे कि उनका ये कहना था कि जो ये है ये आपने कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के कहने पर किया है, उनकी रिकमेंडेशन से किया है, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the outcome of scrapping the reservation for Muslims in Karnataka? कि मुस्लिम से उन्होंने रिजर्वेशन वापस ले लिया, तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? देखो भाई, सीधी सी बात है, आउटकम एक तो ये हो गया कि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो गई, जिसका शायद उनको इस वक्त फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज उनके पास वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी शायद माइनॉरिटी में होगी, मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी होगी या कोई और कम्युनिटी होगी, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल रिजर्वेशन है, अब उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये अपने रिसेंट एक नया कोटा बनाया गया है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, 10% का कोटा है ये। अब आपको पता है, आपने भी ट्राई किया होगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते हैं, तो आपने भी ट्राई किया होगा ये सर्टिफिकेट बनवाने का, कि EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, हो सकता है नौकरी में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कुछ कम परसेंटेज से मिल जाए, है ना। कोशिश सबने करी। अब अगर वो भी जनरल कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी भी, तो वो भी इस तरफ भागेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें थोड़ा एफर्ट कम करना पड़ जाए, उतना ना करना पड़े, राइट। तो अब वो भी ये बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब
इस सर्टिफिकेट के लिए मारधाड़ जो है वो तेज हो जाएगी। ओके, इस सर्टिफिकेट के ऊपर फाइट तेज हो जाएगी। अब अगर अभी तक 10,000 लोगों ने सर्टिफिकेट बनाया था, अब मुस्लिम कम्युनिटी भी इसमें आ गई जनरल कैटेगरी के अंडर में, तो अब अगर वो भी ईडब्ल्यूएस के हो सकता है 20,000 बन जाए। यानी कि पहले एक सीट के ऊपर 10,000 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, अब एक की सीट के ऊपर 20,000 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, राइट। तो उस सीट के ऊपर फाइट भी बढ़ जाएगी। मुस्लिम्स विल नाउ बेनिफिट फ्रॉम अ सेपरेट कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कि अब उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला जो कोटा है सेपरेट, उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे वो फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, जो कि गलत है। वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो बन जाए। मुस्लिम्स विल हैव टू कम्पीट विद द जनरल कैटेगरी फॉर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, कि उनको जनरल कैटेगरी के साथ में मुकाबला करना पड़ेगा इस कोटा के लिए। बिल्कुल सही है। मुस्लिम्स विल बी गिवन 5% कोटा इन महाराष्ट्र, की मुस्लिम्स को 5% कोटा दे दिया जाएगा महाराष्ट्र में। उससे क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया तो या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होंगी उसमें तो उनको कोटा नहीं मिलेगा ना। मुस्लिम्स विल बी इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट इन अदर स्टेट्स, की दूसरे स्टेट्स में उनको बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स भी इसको कॉपी करें, भेड़ चाल को कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वहाँ से भी ओबीसी कैटेगरी से जा सकते हैं, है ना। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि एक स्टेट ने किया, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अगर वो फिर से जीत गए, तो डेफिनेट सी बात है बाकी स्टेट्स भी यही सोचेंगे कि भाई अच्छा स्टेप उठाया तो हम भी ये कर लेते हैं, हमारे पास हम भी जीत जाएंगे, है ना। तो वो भी अलग तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the controversy surrounding the categorization of SC communities in कर्नाटका, कि कर्नाटका में SC कम्युनिटीज़ की कैटेगराइजेशन के लिए, यानी कि जो 17% कोटा है उसको भी डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने के लिए क्या कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी यही होगी कि अब उसके जो कुछ सेक्शंस हैं वो उसके अगेंस्ट में है, वो नहीं चाहते ऐसा करना, ठीक है, वो मना कर रहे हैं। The SC communities unanimously support the reordering of 17% SC कोटा, कि SC communities ने इसको सपोर्ट करा है। बिल्कुल गलत, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा है। The कर्नाटका गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपीज द SC communities, कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो SC communities को खुश करने की कोशिश कर रही है। ये भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुश होते तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। Sections of Dalits are against the reordering of the 17% SC quota among different groups, ये दलित दबके के कुछ सेक्शंस हैं, कम्युनिटी के कुछ दबके हैं जो कि इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप 17% कोटा को रीऑर्डर करो। और बिल्कुल सही बात है, ये वो नहीं चाहते कि अब सीट्स जो हैं हर एक कम्युनिटी को और लिमिटेड हो जाए। पहले अगर 100 वो 17 सीट्स पे फाइट कर रहे थे, अब हो सकता है उनको एक ही सीट मिली हो, तो 17 से 1 आ जाना बहुत कम हो जाता है, ओपन फाइट बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of passage regarding the Karnataka government's decision on the reservation policy, कि कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिसीजन था रिजर्वेशन के ऊपर जो उनका फैसला था उसके रिगार्डिंग में पैसेज की टोन कैसी है। तो देखो भाई, उन्होंने ना सीधी सी बात बोली है कि ये जो है ये बड़ा डिवाइसिव गैम्बल है, यानी कि आपने दाव तो लगा लिया लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग उसमें डिवाइडेड हैं, कुछ बोल रहे हैं सही है, कुछ बोल रहे हैं गलत है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, कुछ बोल रहे हैं कि अच्छा तो है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसका। तो अलग अलग ओपिनियन है सबके, ठीक है। तो उन्होंने डिवाइसिव गैम्बल बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि इलेक्शंस के जब हम दौर में शामिल हो गए, जब इलेक्शंस पास आ गए हैं, तब ये जो इस तरीके के जो मूव्स हैं वो नॉट मेयरली सस्पेक्ट बट मे एंड अप स्टोकिंग अनवांटेड फायर्स, ठीक है, कि वो कुछ दूसरे तरीके के उपद्रव समाज में ला सकता है, लोगों में आक्रोश हो सकता है ना, वहाँ पे आंदोलन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्यों ऐसी चीज़ें, इतने सेंसिटिव चीज़ों को छेड़ रहे हैं, आपने इतना सेंसिटिव मसला लिया है
तो हो सकता है कि वो कम्युनिटी खुश ना हो, फिर कुछ अलग चीज़ें होने लगे, दंगे फसाद होने लगे। अब एससी में भी उन्होंने अगर 17% को सब डिवाइड किया है, दलित जैसे कि बात करी, नाराज़ हो गए, तो अब दलित हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी उठ के आ सकती है, उसके ऊपर कुछ जनाक्रोश जाहिर कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों माचिस करनी, आग क्यों लगानी, है ना। अच्छा भला अगर घास का ढेर है सूखी का, तो उसमें आग लगाना ज़रूरी थोड़ी है। तो वो वही चीज़ कर रहे हैं कि सूख चुका था मसला, थोड़ा ठंडा था, उसमें उन्होंने तेल डाल दिया, आग लगा दी, ठीक है। तो वो बड़े ही क्रिटिकल हैं इस चीज़ के बारे में। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम यही है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज को चेंज करने के पीछे पॉलिटिकल मंशा क्या होती है ना। और हमने देखा है कि पॉलिटिकल मंशा ही होती है, आप किसी को कोटा बढ़ा रहे हैं, किसी और को शामिल कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है कि आपको वो लोग वोट दें। और होता कब है ये? ज़्यादातर इलेक्शंस के पास में होता है। 4 साल सोए रहेंगे, 4 साल कोई एक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट जिस साल इलेक्शन जीत कर आए उस साल भी कोई एक्शन नहीं होगा। लोग परेशान होते रहेंगे, हमने इनको वोट दिया, इनने हमसे ये प्रॉमिस करा था, हमने वोट दिया, इनने कुछ नहीं करा। आखिरी साल में उसके ऊपर हरकत में आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर इलेक्शन जीतने हैं ना, इसलिए। द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया, की रिजर्वेशन पॉलिसीज का क्या इतिहास रहा है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है, एक दो जगह पे उन्होंने चर्चा जरूर करी, पर पूरा पैसेज उसके ऊपर नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑन माइनॉरिटी ग्रुप्स, की माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी, की जो इनका संवैधानिक क्या आधार है, यानी कि किस आधार पे संविधान में क्या चीज़ें लिखी गई हैं जिसके आधार पे रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द चेंजेस टू रिजर्वेशन पॉलिसीज इन कर्नाटका, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज में चेंजेस किए गए कर्नाटका में, उनके पीछे पॉलिटिकल मंशा क्या थी, और यही है पूरा का पूरा पैसेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टिंकरिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है, किसी के आधारित एडजस्टमेंट करना। अब जैसे उन्होंने टिंकरिंग इन रिजर्वेशन बोला था, तो यानी कि वो रिजर्वेशन में छेड़छाड़ कर रहे थे, उसमें एडजस्टमेंट कर रहे थे कि इसको दे दो, इससे ले लो, इधर ज़्यादा दे दो, इधर कम कर दो, है ना। तो उन्हें एडजस्टमेंट करी। अब रिपेयरिंग मतलब होता है ठीक करना, किसी चीज़ को जो खराब हो गई उसको ठीक करना। एडजस्ट, टिंकरिंग मीन्स एडजस्ट। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। इग्नोर मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है। सो ऑप्शन बी एडजस्टिंग इज करेक्ट। गार्नरिंग, गार्नरिंग का मतलब होता है कि आप किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, किसी आपने सपोर्ट इकट्ठा कर लिया, जुटा लिया, ठीक है, तो कलेक्ट कर लिया। सो कलेक्टिंग इकट्ठा करना। इग्नोरिंग नज़रअंदाज कर देना। अपोजिंग उसके विपरीत होना। डिस्करेजिंग यानी कि आपको निराश कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए कलेक्टिंग इज करेक्ट। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, इंक्लूड करना। आप हर एक कम्युनिटी को सामाजिक इंक्लूजन देना चाह रहे हैं, सोशल इंक्लूजन देना चाह रहे हैं, यानी कि आप हर एक कम्युनिटी को समाज में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन का मतलब होता है कि किसी को एक्सेप्ट करना, फॉर व्हाट दे आर, फॉर व्हाट इट इज, उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। इक्वालिटी मतलब बराबरी। सेपरेशन मतलब अलग कर देना। तो इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, और सेपरेशन मतलब अलग कर देना। ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम चाहिए हमें। कोऑपरेशन मतलब साथ मिलके काम करना। और यूनिटी मतलब एकता और सौहार्द। सो यहाँ पे बी सेपरेशन इज करेक्ट। स्टोकिंग अनवांटेड फायर्स, इस इडियम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि प्रॉब्लम्स बढ़ाना, ठीक है, इश्यूज क्रिएट करना, जो आप नहीं चाहते थे वैसे इश्यूज क्रिएट हो गए। आपने कुछ अच्छे के लिए आपने आपके भाई को आपने शायद स्मोक करते देख लिया, आपने मम्मी से जाके बता दिया, आपका पर्पस ये था कि मम्मा उसको समझाएंगे
तो वो अच्छा मतलब ये गलत रास्ता छोड़ देगा। बट उसका क्या हुआ, उसने अनवांटेड फायर्स को स्टोक कर दिया। मीन्स आपका भाई, मम्मा ने उसकी पिटाई कर दी और वो उसने आपसे गुस्सा कर लिया और वो आपसे अब नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक आपने अनवांटेड कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई आपके और आपके भाई के बीच में, राइट। सो लिटरली सेटिंग फायर्स, की सच में फायर्स जला देना, आग जला देना नहीं, कॉजिंग फर्दर प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स की और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देना और कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देना, ठीक है, सही है। मेकिंग फ्रेंड्स विद एनिमीज, एनिमीज यानी दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना, या फिर पॉजिटिव चेंज को बढ़ावा देना। सो ऑप्शन बी, एनकरेजिंग फर्दर प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट इज करेक्ट। India's goods export fell for the third time in 5 months during February. फरवरी महीने में थर्ड टाइम, पिछले 5 महीनों में तीसरी बार ये गिर गया है, ठीक है। और थर्ड टाइम कब गिरा है, फरवरी मंथ में। क्या चीज, इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट। द 33.8 बिलियन ऑफ शिपमेंट्स मार्केट मार्क्ड एट 8.8% ड्रॉप फ्रॉम अ ईयर अगो। जो अभी 33.8 बिलियन का जो ये मार्केट है शिपमेंट्स का, वो 8.8% की गिरावट है पिछले साल के मुकाबले में, ठीक है। इन रीसेंट टाइम्स ऑफ जनरली डैश एक्सपोर्ट ग्रोथ, अभी जो हाल फिलहाल में जो भी बढ़ोतरी हुई थी, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई थी, द ओनली स्टीपर डिक्लाइन वॉज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। उसमें सबसे जो खतरनाक जो गिरावट आई थी, सबसे जो शार्प एकदम डिक्लाइन आया था, वो अक्टूबर 2022 में आया था। उसके अलावा जो भी था, जहाँ पे भी डिक्लाइन था, वो रिकवर हो जा रहा था, या फिर वो इतना डिक्लाइन नहीं था कि चिंता करनी पड़े, ठीक है। अ शार्प 29% कोलैप्स इन ऑयल एक्सपोर्ट्स, यानी कि ऑयल एक्सपोर्ट्स में 29% की गिरावट हुई। 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट्स, और 12% की गिरावट हुई केमिकल शिपमेंट्स में, एंड 10% कॉन्ट्रैक्शन इन इंजीनियरिंग गुड्स आउटफ्लो। और जो इंजीनियरिंग का सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई, ये सब इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, तो इसमें भी 10% की गिरावट आई है। अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स डैश फेब्रुअरीज डिक्लाइन, यानी कि क्या हुआ, फेब्रुअरी के डिक्लाइन में जो इंडिया की ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थी, उसमें गिरावट हुई या फिर उसको नुकसान हुआ, ठीक है, या फिर वो अफेक्ट हुई। बट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड, लेकिन जो ग्लोबल डिमांड्स में जो गिरावट आई है, उसके इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ गए। सिर्फ ये नहीं कि ये 3-4 चीज़ों में 29%, 12%, 10% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इन 3 चीज़ों में सिर्फ यही चीज़ नहीं शामिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। अब क्या हुआ, ड्रैगिंग डाउन 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स। इंडिया की जो टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, उनमें और 13 शामिल हो गई जो कि जिनमें गिरावट हुई, ठीक है। और ये क्यों हुई, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें ग्लोबल डिमांड कम हो गई है। February's exports are still 7.3% above October's number। बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट कब आई थी, अक्टूबर में आई थी, और अभी हमने फरवरी में देखा कि 8.8% का ड्रॉप हुआ है। बट स्टिल ये जो 8.8% का ड्रॉप हुआ है, ये अक्टूबर से अभी भी ज़्यादा है, यानी कि जो फरवरी का एक्सपोर्ट है वो अक्टूबर महीने की गिरावट से 7.3% ऊपर ही है, ओके। बट इमीडिएट आउटलुक इज reverting to the dash that prevailed in last quarter of 2022 about large parts of world shipping into recession। लेकिन अभी हम अगर इसके ऊपर इमीडिएटली नज़र मारते हैं, तो ये जो हमारा नज़रिया था वो जारी रहेगा। कौन सा नज़रिया, कि हमने ये कहा था कि जो रिसेशन आने वाला है या फिर गिरावट आने वाली है, मंदी आने वाली है, ठीक है, तो वो वाला नज़रिया अभी स्थिर है, स्थायी है। Resilient economic data from major markets over the past couple of months had dashed a belief that world economy may just end up avoiding the worst that was feared in 2023। अब ये जो भी इसमें थोड़ी बहुत बचाव कर लिया जा रहा है ना, कि विद्रोही सा जो इकोनॉमिक तरीका है, यानी कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो अपने आप को बार बार उभार के दिखा रहा है
तो उससे जो हमने पिछले कुछ महीनों में ये बिलीफ बना लिया था कि इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने वाली है 2023 में, उसको क्या मिलता है, उस बिलीफ को कुछ या तो स्थिरता मिलती है या फिर अवॉइड किया जा रहा है। अब वो बिलीफ साबित नहीं हो पा रहा, ठीक है। बट द आइडियस ऑफ मार्च, यानी कि जो अब टर्निंग पॉइंट हुआ है, दोज होप्स फॉर नाउ एटलीस्ट, मतलब ये जो फरवरी का डाटा आया है इसने अब उसको टर्निंग पॉइंट बना दिया, यानी कि वो अभी तक बना हुआ था, बरकरार था यहाँ पे, ठीक है, वो बिलीफ बरकरार था। अब फरवरी के डेटा ने उसको टर्निंग पॉइंट बना दिया है, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अभी के लिए तो टर्निंग पॉइंट बन गया। मार्च का डेटा आएगा, उसके बाद हो सकता है नई कुछ चीज़ें सामने आ जाए। ओके, आइडियस ऑफ मार्च का मतलब होता है, ये देखो आइडियस ऑफ मार्च ना ऐतिहासिक टर्म है, जो मैंने आपको पहले भी इसी आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन के दौरान में बताया था। इसका मतलब होता है कि आप जो है एक 74th डे ऑफ रोमन कैलेंडर को इसको बोला जाता है, ठीक है, 74th डे ऑफ रोमन कैलेंडर। उसके अलावा इस दिन की खास बात यह कि 15 मार्च के दिन को आइडियस ऑफ मार्च कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 15 मार्च के दिन पे जूलियस सीजर जो थे रोम के, ठीक है, उनका असैसिनेशन किया गया था उनके फ्रेंड द्वारा, ठीक है, मार्कस एंटनी द्वारा। और ये जो था घटनाक्रम, ये रोम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले हो सकता है रोम बड़ा फ्लरिश कर रहा हो, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी हो। तो जूलियस सीजर की डेथ जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था, इसलिए इसको आइडियस ऑफ मार्च यानी कि एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। पहला ऑप्शन है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होनी ही होनी है, ठीक है। मृत्यु एक अटल सत्य है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। आप कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उससे बच नहीं सकते। सिक्वेंशियल होता है कि एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में चला हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक सीरीज में। इंड्योरिंग मतलब कुछ एक लंबे पीरियड के लिए, कुछ एक पीरियड के ऊपर लगातार होने वाली घटना, ठीक है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंड्योरिंग पेन है, यानी कि अभी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये पेन, है ना, आपको टांग लेग्स में नीज में पेन हो रहा है, तो वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। एक्सूबरेंट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ हाई एंड एंथुजियास्टिक ग्रोथ, ओके, यानी कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार आप बढ़ रहे हैं, अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही है, ओके। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, इन रीसेंट टाइम्स जनरली एक्सूबरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ, यानी कि लगातार बढ़ने वाले, जो अभी तक बढ़ती चली आ रही है एक्सूबरेंट जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट में, वो पहली बार डिक्लाइन कब हुई, स्टीपेस्ट डिक्लाइन कब हुआ उसका, अक्टूबर 2022 में। तो फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया एक्सूबरेंट है, सी ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंटेन्ड का मतलब होता है कि एक जगह पे आपको इकट्ठा करना है, या आपकी कुछ लिमिट है, रिस्ट्रिक्शंस है ना, कंटेनमेंट एरिया बना दिया, इससे बाहर आप निकल नहीं सकते, तो आपको वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर में रहना है। पल्वराइज्ड मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। प्रोपेल्ड का मतलब होता है आपको आगे की तरफ पुश करना, ठीक है, या फिर आपको ड्राइव करना, या फिर आपको प्रॉम्प्ट करना, ओके। इंसाइटेड का मतलब होता है किसी चीज आग को जलाना, इन्फ्लेम करना, यानी कि प्रज्वलित करना आग को, ठीक है, इग्नाइट करना। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। फिर प्रोपेल फेब्रुअरीज डिक्लाइन, यानी कि उसने प्रॉम्प्ट करा है फेब्रुअरी का जो डिक्लाइन था, ओके। तो यहां पे आ जाएगा प्रोपेल। डायस्पोरा का मतलब होता है माइग्रेशन मूवमेंट। ये हम पहले भी जो 2-3 आर्टिकल्स है उसमें पढ़ चुके हैं। एलियनेशन क्या होता है,
कि कोई बाहर से आया, वैसे तो एलियन किसको बोलते हैं, विदेशी लोगों को, ठीक है। अब एलियनेशन किया आपने, उसको विदेशी ही समझा, आप उससे ना ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, उससे दोस्ती नहीं कर रहे, ठीक है, अनफ्रेंडली सा रवैया आपके उसकी तरफ। ओके। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है कि आप किसी तरीके के डिप्रेशन में हैं, ठीक है, कुछ कमी हो गई है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक ग्लूम में जा रही है, यानी कि डिप्रेशन में जा रही है, यानी कि मंदी की तरफ जा रही है। इनएक्शन, इनएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इनएक्टिविटी, आप देखो एक्शन मतलब होता है कि एक्टिविटी करना, यानी कि अच्छा एकदम चुस्ती सफुर्ती आप बड़े एक्टिवली काम करें, और इनएक्शन मतलब ढीले ढाले से बैठे हो, यार मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है, इनएक्शन। सो थर्ड जो ब्लैंक है वो कहता है बट इमीडिएट आउटलुक इज रिवर्टिंग टू द डैश दैट प्रिवेल्ड, यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि जो इमीडिएट आउटलुक है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, वो ग्लूमी है, वो अभी तक ग्लूमी है, यानी कि वो डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि अभी हमने पिछले क्वार्टर में देखा था, दैट प्रिवेल्ड इन लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन जो है सी, ग्लूम इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जैसे इंजेक्शन आपने इन्फ्यूज़ कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने उसमें वो डाल दिया, इंजेक्शन आपने डाल दिया, आपने ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन डाल दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया ग्लूकोज की बोतल को इंजेक्शन से, ठीक है। एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को एक जगह पे रोक लिया, ठीक है, स्टॉल कर लिया, ओके, यानी कि हिंड्रेंस पैदा कर दी, तो आपने हिंडर कर लिया, रोक लिया। वायलेटेड का मतलब होता है किसी तरीके का उल्लंघन करना, ओके, ब्रीच या फिर ब्रेक, या फिर हिंदी में बोले तो उल्लंघन, ठीक है। तो अब फोर्थ वाला जो है ऑप्शन वो कहता है resilient economic data from major markets over the past couple of months had, क्या किया उसने इन्फ्यूज किया एक बिलीफ को दैट वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट एंड अप अवॉइडिंग द वर्स्ट दैट वाज फियर्ड इन 2023, कि हो सकता है जो 2023 के लिए कहा जा रहा था उससे हम बच जाएं। ये कहा जा रहा था 2023 में रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएंगे, तो अब ये जो रिजिलियंट यानी कि बार बार उठ खड़ा हो रहा है ना, कि दबने की दबा तो रहे हैं लेकिन बार बार उठ खड़ा हो रहा है इकोनॉमिक डेटा, यानी कि अच्छा प्रभाव डाल रहा है, उससे ये एक धारणा बन गई कि हो सकता है जो हमने पहले प्रेडिक्ट करा था कि 2023 में हम बहुत गिरावट झेलेंगे वो ना हो, यानी कि गिरावट हो पर उस तरह की ना हो कि हमें इतना चिंता करनी पड़े, ठीक है। सो ऑप्शन जो है वो है इन्फ्यूज्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिमार्क्ड, रिमार्क्ड मतलब कोई टिप्पणी करना, ठीक है, कुछ कमेंट देना। कंक्लूडेड मतलब फाइनलाइजेशन करना, फाइनल वर्डिक्ट जो हो जाएगा, ठीक है, इस बात से हम ये मतलब निकाल सकते हैं, इन्फर करना। डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड का मतलब होता है डिसमिस करना, ओके। एनकरेज्ड, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। सो फिफ्थ जो था वो ये था कि अभी बट द आइडियाज ऑफ मार्च डैश दोज होप्स फॉर नाउ एटलीस्ट, तो अभी जो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसने क्या किया, इसने उन उम्मीदों को अभी के लिए डिसमिस कर दिया, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा रोक दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फरवरी का जो डेटा आया उसने जो चेंजेस करे हैं उनके बारे में स्थितियां अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। पहले तो डिप्रेशन था पर फरवरी का डेटा थोड़ा सा उभर कर आया होगा, हो सकता है, ठीक है, तो अभी वो चीज़ों को हम ज़्यादा क्लियर कोई सटीक टिप्पणी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे डिस्पेल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। I had a test in mathematics today morning.
अब वो कहना चाहते हैं कि आज सुबह मेरा मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, तो हम टुडे मॉर्निंग नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे दिस मॉर्निंग। आज की सुबह की बात कर रहे हैं तो क्या यूज होगा, दिस मॉर्निंग। सो ऑप्शन सी में क्या है, एरर है। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना, कि अगर कोई लड़की बैलरीना बनना चाहते हैं, बैले डांस सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर में बहुत नज़ाकत होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एलिगेंस होनी चाहिए। सो स्टेटमेंट पूरी करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो एरर। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विस। तो उसने बड़ी ही गुस्से की आवाज़ में अपने सर्वेंट्स के ऊपर चिल्लाया और बोला कि मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप मेरे लिए अब काम ना करें, आप निकल जाए मेरे घर से बाहर, ठीक है। तो ही डज नॉट नहीं, ही डिड नॉट नीड देयर सर्विस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु अटेंड्स टू टीथ, यानी कि दांतों की देखभाल करने वाला, दांतों को देखने वाला कौन होता है, डेंटिस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बॉन्ड मतलब होता है आपका जो भी रिलेशन है, कनेक्शन है, ठीक है, अग्रीमेंट है कोई, वो होता है बॉन्ड। डिसिमुलेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लॉन्डर का मतलब होता है कि आप पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप ये चीज़ की सुनिश्चितता कर रहे हैं कि आप नीचे ना गिरें, ठीक है। तो ऑप्शन डी डेंटिस्ट इज करेक्ट। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन एंग्री। अब ईव्स ड्रॉपर का मतलब होता है कान लगा के सुनने वाला, चुपचाप बातें सुन रहा है हमारी, ठीक है। कोएर्शन मतलब होता है कि आप यही थ्रेट, फोर्स का यानी कि बल का प्रयोग कर रहे हैं, डराने धमकाने का प्रयोग कर रहे हैं कि आप उस डरा धमका के उसको एंग्री कर रहे हैं। होता नहीं है हम भाई बहनों के साथ में एक दूसरे को चूंटी काट कर आगे उसको गुस्सा दिलाने की, वो बड़ी देर से बेचारा शांत बैठा है, कोशिश कर रहा है, फिर एक ना एक टाइम पे तो उसका पारा फूट ही जाएगा ना, तो वो चीज़। फनैम्बलिस्ट मतलब होता है कि वो व्यक्ति, देखा है ना मेला वगैरह में ऐसे डंडे के बीच में रस्सी बांधी होती है, फिर एक आदमी इसके ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, तो वो जो आदमी चल रहा होता है उसको बोलते हैं फनैम्बलिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट आपको पता ही है, अभी तक कितने आर्टिकल्स कर चुके हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला। सो क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे हो कि कुछ नए वर्ड्स भी हैं, तो ये सब बेटा आपको ना वोकैबुलरी पढ़ के ही पता चलेगा। वोकैबुलरी आपकी अगर अच्छी होगी तो ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें आप तुक्का नहीं मार सकते, ओके, क्योंकि तुक्का मारने पे हो सकता है आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए, मार्क्स कट हो जाए, नेगेटिव ना हो तो जितने आपने सोचे थे कि 40 बन जाएंगे वो 40 तो बनेंगे नहीं, है ना। तो आप वोकैबुलरी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हर एक एडिटोरियल की पूरी वोकैब अपने चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है, जितना, और डेली प्रैक्टिस में लाइए, ओके। ये चीज़ आपकी जब तक हैबिट नहीं पड़ेगी ना कि आपने एक दिन में 3 वोकैब पेजेस पढ़े हैं और फिर उनको अपने याद करने की कोशिश करी है, डेली बेसिस पे रिवाइज किया है, तब तक नहीं हो पाएगा। Select the option that expresses the given sentences in passive voice. Had they not cleared the exam, यानी कि क्या उनसे एग्जाम पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, had the exam not been cleared by them, यानी कि क्या उन एग्जाम उनके द्वारा पास नहीं किया गया। So is the exam not been cleared by them, नहीं। Have the exam not been cleared by them, was the exam not been cleared by them, या had the exam not been cleared by them। Option D is correct. The evil king was defeated by Gandalf the Savior। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है ना सबने, गैंडोल्फ थे ना उसमें, जो फाइनल उसमें बैटल में जो इविल मॉन्क थे उनको हराते हैं। गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग। ऑप्शन ए ठीक है, द सेवियर ऑफ गैंडोल्फ डिफीटेड द इविल किंग, यानी कि गैंडोल्फ का जो सेवियर था, गैंडोल्फ का जो रक्षक था, उसने इविल किंग को हराया। गैंडोल्फ द सेवियर हैड डिफीटेड द इविल किंग,
या गेंडोल्फ द सेवियर डिफीट्स द इविल किंग? सो ऑप्शन ए, गेंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग। करेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बदलनी है। शी सेड टू मी द शार्लटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि जो शार्लटन है वो सेफ तोड़ेगा, यानी कि तिजोरी तोड़ेगा। ओके, तो अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है, शी टोल्ड मी दैट शार्लटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू सेफ। शी सेड टू मी दैट शार्लटन विल बी ब्रेकिंग इन द सेफ। She said to me that Sharathan can be breaking into safe, or she said to me that the Sharathan is breaking into safe। तो देखो she said to me आया है, will भी आया है, ठीक है, breaking into safe। तो she said to me, she told me कि विल भी का क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। तो उसने मुझे बताया क्या कि जो शार्लटन है वो तिजोरी तोड़ेगा, ठीक है, वुड बी ब्रेकिंग इनटू सेफ। अब शार्लटन कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपने आप को किसी चीज़, मतलब वो दावा करता है, वो ऐसे दिखाता है कि मुझे इस चीज़ की बड़ी जानकारी है, पर एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड है, उसको गाड़ियों का शौक है या गाड़ियों का नॉलेज रखता है, तो वो उसके बारे में बताता है कि ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, इसका इतना हॉर्स पावर इंजन है, ये है वो है। लेकिन आपका दूसरा फ्रेंड है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी हाँ ये नहीं, वो एक दो चीज़ें पता करके ऐसे सोचते हैं कि मुझे भी गाड़ियों के बारे में बड़ा नॉलेज है, मुझे भी बड़ा पता है गाड़ियों के बारे में, है ना। वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। तो शार्लटन वही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, शी टोल्ड मी दैट शार्लटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू सेफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Regardless of the state of the pitch, both cricket-loving nations are bolstering a comprehensive strategic partnership, a relationship based on trust and common values। ठीक है, कि अभी पिच जिस भी स्टेट, जो भी स्थिति है पिच की, उसके होने के बावजूद भी जो दोनों टीम्स हैं वो एक दूसरे के साथ में अच्छा रिलेशन बना रही हैं। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप बना रही हैं। Australia's Prime Minister Anthony Albanese kicked off his maiden 4-day visit to India in Ahmedabad, watching the first day of final test match between the two nations। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, वो इंडिया आए। ठीक है, तो इंडिया आके उन्होंने अपनी जो ये विजिट है उसकी शुरुआत कैसे करी? उनने शुरुआत, 4 दिन की उनकी विजिट है, उसकी शुरुआत उनने फर्स्ट डे जो किया, उन्होंने फाइनल टेस्ट मैच जो हुआ दोनों देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वो देख के किया। ठीक है, वो देख के शुरुआत करी। अ डे बिफोर द ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर वॉज एट अ फंक्शन that officially announced that Deccan University would be setting up its international branch campus at the Gift City in गांधीनगर। और इससे एक दिन पहले जो ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक ऐसे फंक्शन में ऑफिशियली गए हुए थे जहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया की एक डेक्कन यूनिवर्सिटी है जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर गुजरात में अपनी इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस खोलने वाली है। ठीक है, यानी कि गुजरात में डेक्कन यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने वाला है। एट द स्टेडियम विच हैड बिग पोस्टर्स सेलिब्रेटिंग 75 years of friendship through cricket, he did a lap of honor with PM नरेंद्र मोदी before the match began। यानी कि स्टेडियम में जब वो पहुंचे, ठीक है, तब वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे कि 75 years हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फ्रेंडशिप को क्रिकेट के थ्रू। तो उस टाइम पे क्या हुआ,
उन्हें लैप ऑफ ऑनर होता है कि जब विक्ट्री जब क्रिकेटर्स जीत जाते हैं तो आपने देखा है ना, वो मैदान के गोल गोल चक्कर लगाते हैं एकदम फील्ड साइड पे, उसको बोलते हैं लैप ऑफ ऑनर। तो उनने क्या किया, लैप ऑफ ऑनर लिया पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में मैच की शुरुआत से पहले। ठीक है, तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स की बात आई। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो वो यहाँ पर आए और उनकी विजिट उन्होंने मैच देखकर स्टार्ट करी। ठीक है, अब मैच देख के उन्हें स्टार्ट करी, वहाँ पे स्टेडियम में क्या हालात थे, स्टेडियम में ये था कि 75 ईयर्स फ्रेंडशिप के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे और पीएम मोदी के साथ में उन्होंने लैप ऑफ ऑनर लिया। तो क्यू, उसके बाद एस। अब क्यू से स्टार्ट होने वाले ए और बी हैं, यानी कि सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, और क्यू के बाद एस दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। उसके बाद में आएगा रिगार्डलेस, कि अभी जो भी पिच की स्टेट है, चाहे गीली है, चाहे सूखी है, चाहे बाउंसी है, चाहे फास्ट पेस है, ठीक है, जो भी इसकी पिच की स्टेट है, उसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों की वैल्यूज सेम है। सो ऑप्शन 3 इज पी। एंड लास्ट में कि एक दिन पहले, इस विजिट से एक दिन पहले वो कहाँ थे और वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हुआ कि डेक्कन यूनिवर्सिटी गुजरात में अपना कैंपस खोलेगी। तो 4, तो QSPR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Amidst this chaos in India's neighborhood and the larger debt crisis in poor and developing countries, it is a bit surprising that the recent G20 talks have merely skimmed the surface of creating new debt resolution methods। कि अब जो भी ये क्योस चल रहा है इंडिया के आसपास के देशों में और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है, गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको देखते हुए ये बड़ा ही सरप्राइज वाली बात हुई कि G20 में इस मसले को कि नए हमें डेब्ट रेजोल्यूशन मेथड्स खोजने चाहिए, उसको सिर्फ ऊपर से देखा गया, मतलब उसके ऊपर कोई गहन चिंतन नहीं किया गया। ठीक है, द कंट्री नीड्स टू सर्विस एन एस्टिमेटेड 7 बिलियन ऑफ डेब्ट इन अ फ्यू मंथ्स फॉर विच देयर इज नो मनी। यानी कि इस देश को 7 बिलियन का कर्ज देना है कुछ ही महीनों में, जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। अभी किसी देश की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन इज एट 32%, फॉरेक्स रिजर्व एट जस्ट ओवर 3 बिलियन कैन बेयरली कवर अ मंथ्स इम्पोर्ट। यानी कि जो इनका महंगाई दर है 32% बढ़ चुकी है, और फॉरेन रिजर्व के जो सोर्सेज है, फॉरेन रिजर्व के जो भंडार है वो सिर्फ 3 बिलियन रह गए हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक का इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेप्ट इज ओवर अ थर्ड ऑफ द GDP, और जो उनके ऊपर एक्सटर्नल यानी कि बाहर से उनने जो पैसे उधार लिए हैं, कर्जा लिया हुआ है, वो उनकी GDP यानी कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसका 3% हो चुका है, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन में थर्ड हो चुका है, इतनी ज़्यादा महंगाई होती है। एट अबाउट $125 बिलियन एमिस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। कितना, $125 बिलियन हो गया, और लगातार इनके इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। एंड पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन प्रेसिपाइस, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दुविधा में है, संकट में है। ओके, सो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट हो जाएगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गिरावट में है, दुविधा में है। ठीक है, अब कैसे है, द कंट्री इन्फ्लेशन इज एट 32%, फॉरेक्स रिजर्व आर जस्ट, ठीक है, आर हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट है। एंड द कंट्री नीड्स टू सर्विस एन एस्टिमेटेड 7 बिलियन, ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अब उनने लास्ट में बोला कि इस सब के बीच में आसपास में इंडिया के गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पड़ोसी देश हैं, उनमें इतना केओस चल रहा है, फिर भी G20 जो कि इंडिया में हुआ उसमें इसके ऊपर चर्चा भर भी नहीं हुई। मतलब ऊपर से बस नज़र मार लेगी, हाँ ठीक है पाकिस्तान में ट्रबल चल रहा है, हाँ जी हमने भी सुना, बाकी इसके ऊपर गहन चिंतन कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हो गया 4। तो एस से स्टार्ट होने वाले A और D, यानी कि B और C तो गए, फिर S के बाद में R, इसके बाद में QSRP आ गया, A भी गया, SRQP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था आज का सेशन। इसकी PDF और ऑडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।